मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोट पौड़ी गढ़वाल। आज मैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक नया संबोध लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। आज हम इस चैप्टर के जिस पहले उपसंबोध को लेकर उपस्थित हुए हैं वह है गुजरात आंदोलन। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत और उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। परिणाम स्वरूप गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेसों के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अंततः विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में जून 1975 में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। दूसरा जो उपसंबोध है वह है बिहार आंदोलन। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जेपी के नाम से विख्यात लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। तब तक जेपी जी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे। फिर भी उन्होंने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इसका राष्ट्रीय परिदृश्य होगा। इस प्रकार इस आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लोग अब इस आंदोलन से आ जुड़े थे। कहने का आशय यह था, यह केवल छात्र आंदोलन ही नहीं रह गया था, बल्कि इससे किसान, मजदूर, आम व्यक्ति, राजनेता सभी लोग जुड़ गए थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। फिलहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जेपी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज के ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जनता की संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में यह अब तक का सबसे बड़ी रैली थी। जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन प्राप्त था। यह आंदोलन अत्यंत व्यापक था और इस आंदोलन ने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को बैकफुट पर ला दिया था और अंततः सरकार को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अब आइए हम एक अन्य उपसंबोध को लेते हैं, वह है
1974 का रेल हड़ताल। 1974 में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया था। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी मई 1974 में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक करार दिया। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसने इसके कई नेताओं को गिरफ्तार किया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना तैनात कर दिया। ऐसे में 20 दिन के बाद यह हड़ताल बिना किसी समझौते के वापस ले ली गई। इस तरह से यह हड़ताल बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हुए ही समाप्त हो गया। अगला जो हमारा उपसंबोध है वह है नक्सलवादी आंदोलन। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय काडर के लोग कर रहे थे। नक्सलवादी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन शीघ्र ही भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1969 में नक्सलवादी सीपीआईएम अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से अलग हो गए और इन्होंने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से एक नई पार्टी बनाई और इसको नेतृत्व प्रदान किया चारू मजुमदार ने। इस पार्टी की दलील थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी। इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल के पक्ष में दलील देते थे। वर्तमान में 9 राज्यों के लगभग 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित हैं। इसमें अधिकतर बहुत पिछड़े इलाके हैं और यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है। सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। नक्सलवादी हिंसा और नक्सल विरोधी सरकारी कार्यवाही में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज भी इस आंदोलन से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और इस आंदोलन की वजह से इन क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। अगला जो उपसंबोध है वह है शाह आयोग। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस सरकार ने मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी। वे आयोग के समक्ष उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया।
भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 अंतरिम रिपोर्टों और तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशें, पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में भी विचार के लिए रखी गई। अब आइए हम चर्चा करते हैं केशवानंद भारती मुकदमा का। यह मुकदमा भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। दरअसल स्वतंत्रता के पश्चात और विशेष रूप से आपातकाल के दौरान सरकार और न्यायपालिका के मध्य नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के पारस्परिक संबंधों को लेकर मतभेद उभर कर सामने आए। संसद ने संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावशाली बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में टकराव आया। इस संकट की अंतिम परिणति 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रसिद्ध मुकदमे के रूप में सामने आया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। कनिका से इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि मूलाधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, परंतु संसद संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मौलिक ढांचा क्या है, इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विविध निर्णयों में बार बार विभिन्न बिंदुओं को, विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न संवैधानिक विशेषताओं को बुनियादी ढांचा माना है। अब आइए हम एक नए उपसंबोध को देखते हैं। भारत में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रमुख कारण क्या थे? पच्चीस जून 1975 की रात में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा करते समय सरकार ने इसके निम्नलिखित कारण बताए थे। पहला कारण था, सरकार के मतानुसार चुनी गई सरकार को लोकतंत्र में विपक्षी दल उसकी नीतियों के अनुसार शासन नहीं चलाने दे रहे थे। विपक्ष बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्यवाही, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकियां देकर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण प्रशासन विकास कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे सकता था। दूसरा कारण बताया गया कि षड्यंत्रकारी ताकतें सरकार की प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही थी और सरकार को गैर संवैधानिक साधनों से हटाना चाहती थी। तीसरा कारण, बिहार में चले छात्र आंदोलन ने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया था। बिहार सरकार की बर्खास्तगी की मांग की गई। जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पक्षों में परिवर्तन करने के लिए एक संपूर्ण क्रांति की अपील की। बिहार सरकार के विरुद्ध प्रतिदिन आंदोलन, हड़ताल, बंद आदि होने लगे और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। यह कहा गया कि मौजूदा लोकतंत्र वास्तविक नहीं है। संपूर्ण क्रांति के द्वारा वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की मांग की गई। चौथा कारण, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन हुआ।
जेपी ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस और कर्मचारियों का आह्वान किया कि सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इससे भी सरकारी कामकाज की ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ था। इन तमाम कारणों से तत्कालीन सरकार ने आपातकाल की घोषणा करने का निर्णय लिया। अब आज हमने जो कुछ भी आपको बताया उस पर आधारित हम कुछ अभ्यास प्रश्न आपको देंगे। पहला प्रश्न है, बिहार आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन के नायक कौन थे? दूसरा है, नक्सलवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है, शाह आयोग का गठन क्यों किया गया था? चौथा है, भारत में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रमुख कारण क्या थे? पांचवा है, 1974 के रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? आज यहीं तक। धन्यवाद। अगले वीडियो में हमें कुछ नए उपसंबोध को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।